सभी को नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का इस कक्षा में। महरा क्लासेस की ओर से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। इस कक्षा में हम एमपीटेट वर्ग 1 संस्कृत विषय को लेकर चर्चा करेंगे और यह कक्षा छंद शास्त्र को लेकर है। यानी कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत एक बिंदु है काव्य शास्त्र। उस काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें छंदों का परिचय करना है। उन छंदों के परिचय में हम अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्रा छंद इत्यादि छंदों को पढ़ेंगे। और उससे पूर्व मेरा मानना यह है कि आप सभी को छंदों के जो नियम हैं उनसे अवगत करा दूं। छंद क्या है? कहा जाता है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। छंद जो है वह वेद रूपी पुरुष की क्या है? टांगे हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, पैर हैं वह। किसके पैर हैं? अगर हम वेद की कल्पना करें, अगर हम वेद की पुरुष के रूप में कल्पना करें, तो पुरुष के रूप में कल्पना करने पर हम जो उनके पादंग हैं, हम जो उनके पैरों की कल्पना करेंगे, महर्षियों ने कहा है कि वह पैर होंगे छंद। क्योंकि इन छंदों के माध्यम से ही गति मिलती है किनको? वेदों को। 7 प्रमुख छंद हैं हमारे वेदों में। गायत्री, अनुष्टुप, ऊष्णिक, बृहति, जगति इत्यादि 7 प्रमुख हैं और इनके अंतर्गत और भेद आ जाते हैं तो इनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। चलिए आज की इस कक्षा में आपको बताता हूं कि छंद क्या है। आपके समक्ष एक स्लाइड है। इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि छंद शब्द मूल रूप से छंदस अथवा छंद है। इसके शाब्दिक अर्थ 2 हैं, आच्छादित कर देने वाला ये और आनंद देने वाला। कहा गया है कि छंदांसी छादनात्, जो ढक दे, जो आच्छादित कर दे वह छंद है। दूसरी व्याख्या कहती है कि जो आनंद दे वह छंद है। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या किसी कविता को पढ़ने में आपको ज्यादा आनंद आता है या फिर आनंद आपको किसी गद्य को पढ़ने में आता है? आप सब कहेंगे पद्य को पढ़ने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वह ताल युक्त होता है, क्योंकि वह लयबद्ध होता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के छंद में बंधा हुआ होता है। एक छंद आपको सुनाता हूं। अगर मैं कहूं कि भाई जब तक इस संसार में नदियां बहेंगी, जब तक इस संसार में पहाड़ रहेंगे, तब तक हमारी जो रामायण कथा है वह लोक में प्रचलित होती रहेगी। लेकिन इसी जगह पर यदि मैं आपसे कहूं कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः शरितश्च महीतले तावत् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। कौन सा अच्छा लगा? छंद वाला अच्छा लगा। जो अनुष्टुप छंद में बांधकर आपसे कह दिया गया वह आपको अच्छा लगा होगा। समझ गए होंगे आप सभी। आनंद देने वाला जो है वह छंद है। जो किन्हीं शब्दों को ढक दे, एक नियम में बांध दे, वह छंद है। आ रहे होंगे आप सभी को समझ में। लय और ताल से युक्त ध्वनि मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डालकर उसे एक विषय में स्थिर कर देती है और मनुष्य उससे प्राप्त आनंद में डूब जाता है। यही कारण है कि लय और ताल वाली रचना छंद कहलाती है। और इसका दूसरा नाम है वृत्त। वृत्त का क्या अर्थ है? वृत्त का अर्थ है प्रभावशाली रचना। वृत्त भी छंद को ही कहते हैं और इसीलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ जाने बिना भी सुनना अच्छा लगता है। अगर आपको अर्थ नहीं भी पता है किसी लयबद्ध रचना का तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वह लयबद्ध है, क्योंकि वह एक सुर में गाया जा रहा है। और यदि अर्थ पता लग जाए तो सोने पे सुहागा है, तो आनंद हो गए।
तो उस आनंद में और आनंद बढ़ जाएगा जो छंद को सुनने से मिला है। अत्यधिक चर्चा न करते हुए, आपके समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता हूं। यही कारण है कि सभी वेद छंद रचना में ही संसार में प्रकट हुए, ताकि वेदों में वर्णित गुण रहस्य लोग सुने, लोग जाने, समझें। अब यहाँ पर आप सभी को दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आनंद देने वाला इसका अर्थ है, एक तो आच्छादित कर देने वाला इसका अर्थ है। यह मूल रूप से छंदस अथवा छंद है। यह बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंतर्गत दो विशेष शब्द हम पढ़ते हैं, सम और विषम पाद। हम जानते हैं कि प्रत्येक छंद कुछ पादों में, कुछ चरणों में बटा हुआ होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे। अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं, जैसे कि मैं आपको श्लोक सुना रहा था, यावत स्थास्यन्ति गिरयः पहला पाद, सरितश्च महीतले दूसरा पाद, तावत् रामायणी कथा तीसरा पाद, लोकेषु प्रचरिष्यति चौथा पाद। प्रत्येक पाद में 8-8 क्या है, वर्ण है। और इस प्रकार अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। अच्छा, सम और विषम पाद क्या है? विषम का अर्थ होता है पहला और तीसरा, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं हैं, और सम संख्याएं 2, 4 इत्यादि ये सम संख्याएं हैं। तो पहला और तीसरा चरण विषम पाद कहलाता है, और दूसरा और चौथा चरण सम पाद कहलाता है। सम छंदों में सभी चरणों की मात्राएं या वर्ण बराबर और एक क्रम में होती हैं, और विषम छंदों में विषम चरणों की मात्राएं या वर्ण की संख्या जो है वह एक क्रम में होती है। क्रम भिन्न या सम चरणों के भिन्न होती हैं। अब बात यहाँ पर क्या है समझने लायक। भाई पहला और तीसरा एक समान होगा, क्योंकि ये दोनों ही विषम है, इनकी जात एक जैसी है। सजातीय होने के कारण, विषम होने के कारण यह एक समान होंगे। दूसरा और चौथा एक समान होगा। इतनी सी बात जानने योग्य यहाँ पर थी। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यति क्या है? आपने सुना होगा यति, तुक, लय। ये क्या है यति? हम किसी पद को गाते हुए जिस स्थान पर रुकते हैं उसे यति कहते हैं या विराम कहते हैं। यति से तात्पर्य है विराम, यति से तात्पर्य है रुकना। अब यहाँ पर यति से तात्पर्य है क्या? विराम। यति या विराम आप इसको कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे यावत स्थास्यन्ति गिरयः, यहाँ गिरया पर यति हुई, यहाँ गिरया पर में एक कुछ देर रुका, पाद यहाँ पर समाप्त हुआ। अब एक और बात होती है, आप कह रहे होंगे सर आप एक श्लोक तो सुना रहे हैं, एक और सुन लीजिए। मूर्धना मुद्दत कृत्ता विरल गल गल रक्त संसक्त धारा। अब जो धारा पर में रुका ये पादांत यति है, पाद समाप्ति पर में रुका। दो प्रसादोपनत जय जगत जातम इत्या महिम्ना। कहाँ रुका? महिम्ना। जो मैं रुका वह यति है, जहां में रुका वह यति है। और क्या है? प्राय प्रत्येक छंद के पाद के अंत में तो यति होती ही है, लेकिन बीच बीच में भी उसका स्थान निश्चित होता है। इसे शार्दुल क्रीडित छंद आप जानते होंगे। सूर्याश्वैमसजस्ततः स्वगुरुवः शार्दुल क्रीडतम्। सूर्य यानी 12 आदित्य है ना हमारे। 12 आदित्यों की गणना संख्या 12 से की जाती है, यानी कि 12 आदित्य हैं। तो यहाँ कह दिया सूर्य और अश्वई, यानी सूर्य पर यति होगी और अश्व पर यति होगी। यानी कि
सूर्य मतलब 12 अक्षरों के बाद यति होगी और अश्व मतलब 7 अक्षरों के बाद यति होगी। या कुंद इंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यां पातु। अब यहाँ आपने देखा कि 12 अक्षरों पर मैं थोड़ी देर रुका और उसके बाद 7 अक्षरों पर रुका। तो यहाँ पर इस परिभाषा में निर्देश दिया गया कि सूर्य अश्वई सजस तथा सगुर, सूर्य और अश्वई। आप चिंतित ना हो कि सर क्या कह रहे हैं सूर्य और अश्व, हम सारी चीजें समझेंगे जानेंगे और मैं आपको सब कुछ क्लियर करते हुए चलूंगा। बस मेरा निवेदन यही है कि मेरे द्वारा जो निर्देश आपको दिए जाएं आप उन निर्देशों का पालन करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। प्रायः प्रत्येक छंद के पाद के अंत में यति होती है, लेकिन कहीं कहीं हम बीच में भी कुछ विशेष छंद जैसे शार्दूल विक्रीडित मैंने आपको बताया, इसमें छंद बीच बीच में रुकने के निर्देश भी हैं। प्रत्येक छंद की यति भिन्न भिन्न या मात्राओं और वर्णों के बाद प्रायः होती है। मैं हम चर्चा करेंगे इसके विषय में। अब हम जानेंगे कि छंदों के जो भेद हैं वह कितने हैं। छंदों के भेद की चर्चा कर लेते हैं। तो भाई छंदों के भेद, एक तो मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रिक छंद है आर्या और वर्णिक छंद वह है जिनकी वर्णों में गणना की जाती है। देखिए मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है, संस्कृत में अधिकतर वर्णिक छंदों का ही ज्ञान कराया जाता है। मात्रिक छंद संस्कृत में ज्यादा नहीं है। हम जब यूजीसी नेट के सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं तो वहां आर्या छंद है। आर्या छंद जो है यह है मात्रिक छंद, इस बात को आप नोट कर लें। और हम जैसे कि मैं अभी अनुष्टुप बता रहा था, अनुष्टुप ये वर्णिक छंद है। शार्दूल विक्रीडित तो वर्णिक छंद है। क्यों? क्योंकि इनमें वर्णों की गणना की जाती है। अब गणना कैसे की जाती है, बात तो यह है ना। गणना तो बताइए मां साहब, तो गणना भी बताएंगे। आप तो इतना बेसिक चीजें आप याद रखिए कि छंद दो होते हैं, मात्रिक तथा वर्णिक। मात्रिक में मात्राओं की गणना और वर्णिक में वर्णों की गणना। अब गणना कैसे होगी इस बात की चिंता आप ना करें, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है गणना संबंधी नियम। लेकिन उससे पूर्व जिसे आपने मात्रिक छंद को समझा, मैं आपको वर्णिक छंद भी बता देता हूँ। वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और इनमें लघु और दीर्घ का क्रम भी निश्चित होता है। लघु दीर्घ क्या? देखिए यह चिन्ह है, कहाँ हूं मैं, यहाँ हूं मैं। यह चिन्ह है लघु का और यह चिन्ह है गुरु का। ये है एक मात्रिक, यह है द्विमात्रिक। एक मात्रिक, द्विमात्रिक। अब देखिए वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। हाँ बिल्कुल होती है, वर्णों की संख्या निश्चित होती है और इसमें लघु और दीर्घ क्रम भी निश्चित होता है। लघु भी निश्चित होता है और दीर्घ भी निश्चित होता है। जबकि मात्रिक छंदों में इस क्रम का होना अनिवार्य नहीं है। वहां हम केवल मात्राओं पर ध्यान देते हैं। मात्राओं की मतलब चर्चा कैसे? अर्धमात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। हमारी वर्णमाला में यही मात्राएं। त्रिमात्रिक होता है प्लुत, एक द्विमात्रिक होता है, कौन होता है द्विमात्रिक? बड़ा आ, ए, बड़ी ई, है ना। और एक मात्रिक छोटे जो ह्रस्व स्वर होते हैं वह एक मात्रिक होते हैं और जितने भी व्यंजन होते हैं वह अर्धमात्रिक होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, देखिए मात्रा जो है वो ह्रस्व स्वर जैसे आ की मात्रा एक होती है। दीर्घ स्वर यानी कि दीर्घ स्वर की मात्राएं दो मात्राएं मानी जाती हैं। और ह्रस्व स्वर के बाद यदि संयुक्त वर्ण आ जाए तो जैसे कि अब मैं बताऊं आपको,
कि जैसे अनुस्वार अथवा विसर्ग हो। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यदि ह्रस्व स्वर आ जाए छोटा स्वर के बाद, यानी कि छोटे आ के बाद यदि कोई संयुक्त वर्ण आ जाए या फिर अनुस्वार 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 या फिर विसर्ग आ जाए तो ह्रस्व स्वर की भी इसकी भी दो मात्राएं मानी जाएंगी। उदाहरण स्वरूप क्या है भाई साहब, जैसे कि एक शब्द है, एक शब्द में आपको देता हूं, यह जो संयुक्त लिखा है ना इसी को देख लीजिए। अब देखिए यहां अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो शा शा धन अम धन या धन छोटा ऊ धन का धन ता धन आ। अब यह जो आप देख रहे हैं का और ता, ये जो दोनों संयुक्त वर्ण है ना, ये वाला, ये संयुक्त वर्ण से पूर्व क्या है, ऊ की मात्रा है। ऊ क्या है, ह्रस्व है, छोटा है। ऊ क्या है, ह्रस्व है ना। अगर ऊ ह्रस्व है तो भी इसके बाद चूंकि यह था संयुक्त वर्ण था ता, इसीलिए यह हो जाएगा द्विमात्रिक। इसकी हम एक मात्रा नहीं गिनेंगे, इसकी हमें दो मात्राएं गिननी पड़ेंगी। कितनी मात्राएं गिननी पड़ेंगी, दो मात्राएं गिननी पड़ेंगी। अच्छा अब क्या चर्चा करेंगे भाई, ठीक है समझ गए हम इतनी बातें। अब यहां पर आप देखिए कि ह्रस्व मात्रा का चिन्ह क्या है। मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व मात्रा का जो चिन्ह है वह होगा यह जो मैं आपको बता रहा था, यह देखिए यहां लिख देता हूं। ह्रस्व मात्रा का चिन्ह, यह ह्रस्व मात्रा का चिन्ह है और यह दीर्घ मात्रा का चिन्ह है। यानी कि यदि हम सीधा डंडा खींचे तो यह ह्रस्व है, एक मात्रा का चिन्ह होगा, और अगर हम ऐसे कर दें तो यह दो मात्राओं का चिन्ह होगा। ठीक है, जैसे सत्याग्रह शब्द है, अब देखिए जैसे कि ये सत्याग्रह शब्द है, इस सत्याग्रह शब्द में कितनी मात्राएं हैं, तो हम सा की एक मात्रा नहीं गिनेंगे, सा की हमें दो मात्राएं गिननी होंगी, क्योंकि उससे पहले क्या है, ये देखिए क्या है, ये ता और या, तो दो और अच्छा या में बड़ा की मात्रा है तो दो, दो चार, चार और एक, चार और एक पांच, और हा में एक मात्रा छह। तो इस प्रकार सत्याग्रह में छह मात्राएं हो गई। आप यदि आप देखेंगे इसको कर तो आप पाएंगे कि निश्चित इसमें छह ही हैं। अच्छा इस प्रकार हमें पता चल गया कि यह इस शब्द में छह मात्राएं हैं। स्वरहीन व्यंजनों की पृथक मात्रा नहीं मानी जाती। जिन व्यंजनों की में स्वर नहीं है, जो आधे हैं, उनकी मात्रा हम नहीं गिनते। अच्छा स्वरों में अब जब हम और अभ्यास करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। हम केवल गिनेंगे ह्रस्व स्वर को और गिनेंगे दीर्घ स्वर को। हम यहां पर केवल जो आपका व्यंजन है, व्यंजन को कभी नहीं गिनेंगे। कैसा व्यंजन, देखिए व्यंजन यदि स्वर के विहीन है, स्वर विहीन व्यंजन है तो हम उसको नहीं गिनेंगे। ऐसा व्यंजन जो आधा है, ऐसा व्यंजन जो आधा है, आधा व्यंजन हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, और लेकिन अगर उसमें ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, जैसे कि उसमें छोटा आ लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो हम उनको गिनेंगे क्योंकि उनमें स्वर लगा हुआ है। अगर छोटा लगे, छोटे स्वर होंगे, ह्रस्व स्वर होंगे तो एक मात्रा गिनी जाएगी, अगर दीर्घ स्वर होंगे तो दो मात्राएं गिनी जाएंगी। लेकिन यदि संयुक्त शब्द के बाद, संयुक्त शब्द से पहले, संयुक्त व्यंजन से पहले यदि ह्रस्व स्वर होगा तो भी हम उसकी दो मात्राएं गिनेंगे।
बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर समस्या हो रही हो तो वापस पीछे जाकर देख लीजिएगा, लेकिन समस्या के साथ आगे मत बढ़िएगा। देखिए, यदि एक मात्रा होगी ह्रस्व स्वर की, दीर्घ स्वर की दो मात्राएं, लेकिन यदि ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त व्यंजन आ जाए तो उस ह्रस्व स्वर की एक मात्रा की जगह पर दो मात्राएं गिनी जाएंगी। बात समझ में आई होगी, निश्चित ही आई होगी। अब वर्ग या अक्षर, वर्ण या अक्षर, ह्रस्व मात्रा वाला वर्ण लघु और दीर्घ मात्रा वाला वर्ण गुरु होता है। अच्छा, हमने जो चिन्ह आपको बताए थे ये लघु का चिन्ह है और यह गुरु का। क्यों? क्योंकि ह्रस्व एक मात्रा वाला लघु होगा और दो मात्राओं वाला गुरु होगा। दो मात्राओं वाला क्या होगा? गुरु होगा। ठीक है, अब यह नियम सत्याग्रह से आपने समझ लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बाद का ही पर्यायवाची चरण भी है। ये सिंपल सी बातें हैं, आप इनको जानते हैं। अब आई है महत्वपूर्ण बात कि गण क्या है। वर्णिक छंदों में वर्ण गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। वर्णिक छंदों में जो वर्ण होते हैं वह गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। गण कितने हैं? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये अपने क्या है? यह क्या है? यह गण है। इन गणों की भी पृथक पृथक मात्राएं हैं। उन मात्राओं को गिनने के लिए आपके समक्ष एक सूत्र दिया गया है। वह सूत्र क्या है? यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। याद नहीं हो रहा हो तो मेरी तरह पढ़ लेना। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा सलगा सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। क्या है इनमें? क्या ये ऊटपटांग सा में यमाता राजभान सलगा इत्यादि कहता जा रहा हूं? इसका कोई प्रयोजन है का? क्या? निश्चित ही इसका प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? आपके समझ में आएगा, देखते जाइए, सब कुछ समझेंगे। यमाता का मतलब है, अच्छा आपने क्या एक बात ध्यान दी? यमाता यानी यगण। देखिए, यहां मैं लिखता हूं। पहले मैंने लिखा य मा ता, लिखा, समझ में आई बात? या कैसा है? सर, या में तो गुरुजी कोई मात्रा नहीं है, इसमें तो मुझे छोटा दिख रहा है, तो ये तो लघु हो गया। तो लघु का हम चिन्ह लगाएंगे ना भाई। ये हमने लघु का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अच्छा, माँ में आपको क्या दिख रहा है? गुरुजी माँ में तो मुझे बड़ा आ दिख रहा है और ये तो दीर्घ होता है, यानी ये तो भाई ये तो बड़ा हो गया, गुरु हो गया। क्या हो गया? ये तो गुरु हो गया। ये कहाँ चला गया? रुकिए जरा इसको देखते हैं, ये कहाँ चला गया? ये यहाँ आ गया, आ गया, ये आ गया। देखिए, माँ में क्या है? माँ तो गुरु है। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। अच्छा, गुरु है क्योंकि इसमें बड़ा आ है, इसलिए ये क्या हो गया? द्विमात्रिक हो गया। ता में भी बड़ा आ है, तो यगण का जो चिन्ह है, यानी कि यगण के जो चिन्ह है वही ये है। अगर हमें लघु, गुरु और गुरु का ग्रुप मिल जाए तो हम उसको यगण कहेंगे। समझ में आई बात? हम उसको यगण कहेंगे और याद रखेंगे यमाता। याद क्या रखेंगे? यमाता। अच्छा देखिए, हमने क्या किया? हमने यमाता, आपको दिख रहा है सर? यमाता हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है सर, यमाता हो गया। अच्छा, अब थोड़ा कलर बदलता हूं ताकि आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आए। अब थोड़ा ये अपना कौन सा कलर है? येलो कलर। अब हम क्या करेंगे? मगण की चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा यगण हो गया। क्या हो गया? यगण। कहाँ है? ये यगण हमारा हो गया। अब हम देखेंगे मगण।
क्या देखेंगे? मगण। और मगण में क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे मगण में क्या है? माँ तारा। अच्छा यहाँ आप देख रहे हैं क्या? यहाँ आप देखिए, बहुत ट्रिकी है ये पूरा, क्या पद्धतियां बनाई हैं लोगों ने, महर्षियों ने हमारे। ये देखिए, माँ ता और रा, यानी कि माँ ता और रा। भाई इसमें तो सारे गुरु हैं, माँ भी गुरु है, ता भी गुरु है और रा भी गुरु है। माँ भी गुरु, ता भी गुरु, रा भी गुरु, इसलिए कहेंगे माँ तारा, माँ तारा या माँ तारा। समझ में आ रही है बात? अब फिर से कलर चेंज करते हैं। अब हम क्या की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे तगड़ की। तगड़ में कलर चेंज करेंगे, थोड़ा आपको समझ में आए। अच्छा देखिए, तगड़ में क्या है? तगड़ में देखिए ताराज, ये क्या है? ताराज। क्या है? ताराज। अब मैं लिखता हूं तगड़, ता रा ज, यानी कि गुरु है और लघु है ना। और क्या है भाई? और देखिए, और अब बचा है रगड़। तो रगड़ में हम देखेंगे कि भाई रगड़ में क्या है? रगड़ में देखेंगे, ये देखिए, ये अपना रगड़। और रगड़ में देखिए राजभा, राज भा, यानी कि राज भा। ठीक है, इस प्रकार से हमें यह करना है। याद रखने की एक ट्रिक है, गणों को नहीं भूलेंगे आप इससे, आप इससे गणों को नहीं भूलेंगे। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, आप इसी प्रकार से करेंगे। तो यमाता राज भानसल का जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ोगे। अगर किसी ने गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ना। यमाता राज भानसल गा, यमाता राज भानसल गा, यमाता यगण है, मातारा मगण है, ताराज तगण है, राजभाव रगण है, जभानो जगण है, भानश भगण है, नशल नगण है, शलगा शगण है, शलगा शगण है, सलगा शगण है। मात्राओं में जो अकेली मात्रा है उसके आधार पर इन्हें आदि लघु या आदि गुरु कहा गया है। और इसमें सब गुरु है वह मगण सर्व गुरु कहलाएगा। अब देखिए, जिनका आदि लघु है, इसका आदि लघु है या नहीं? यगण का आदि लघु है, तो ये क्या है? आदि लघु। इसके सारे गुरु हैं तो ये क्या है? सर्व गुरु। इसके सारे, इसका अंत में लघु है तो ये क्या होगा? अंत लघु। इसके मध्य में लघु है तो ये क्या होगा? मध्य लघु, मध्य लघु। भाई ऐसे प्रश्न ही आएंगे छंदों में से। ये मत समझना कि जो अनुष्टुप छंद दे दिया उसकी परिभाषा पूछकर और खत्म हो जाएगा है व्यापम। ऐसा नहीं होगा, वह पूछेगा बताइए मध्य लघु कौन सा गण होता है। तो अगर रमा यमाता राज भान सलगा याद कर लोगे तो कर दोगे, और अगर याद नहीं कर पाए तो बैठे रहना। जभान समझ रहे ना, मध्य में लघु है तो मध्य लघु। अब ये याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। यमाता राज भान सलगा। अब अगर मुझसे कोई पूछे भाई भगण में क्या है, तो भानस में याद करूंगा भानस, भा आदि गुरु है। मैं कहूंगा सलगा, सलगा सलगा अंत गुरु है। अच्छा मुझसे कोई पूछे भाई नगण क्या है, न शल, नगण क्या मैं याद करूंगा? यमाता राज भान शालग, शालगा, यमाता राज भान नशलगा, नशल। नशल में तो कोई भी नहीं है, मतलब सब लघु लघु है, तो अब इसको कहेंगे सर्व लघु, क्योंकि ये नगण्य है, इसके पास गुरु है ही नहीं। गुरुओं के मामले में ये नगण्य है, कुछ नहीं है इसके पास, केवल लघु ही लघु है, इसलिए हम इसको नगण्य कहते हैं। इसी ट्रिक से याद कर लो, है ना। अब ये आपने देखा
आदि लघु, मध्य लघु, मध्य गुरु क्या है? यह मध्य गुरु है, यह आदि गुरु है, यह सर्व गुरु है। नस्ल क्या है? नस्ल जो है वह सर्व लघु है। भगड़ में भानस आदि गुरु है, जगड़ में जभान मध्य गुरु है, और अंत गुरु कौन है? सलगा। ये बात अगर आपको याद है तो संपूर्ण ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना, ये पूरा, ये मैं आपको यहाँ पर कैसे बनाऊं, ये जो देख रहे हो ये पूरा, अगर इतना आपने कर लिया तो भैया परिभाषाएं रटनी नहीं पड़ेंगी, परिभाषाएं याद कर लेना और उस परिभाषा को आप हिंदी में परिभाषित कर देंगे। संस्कृत छंद की परिभाषा को आप हिंदी में परिभाषित कर देंगे यदि रमाता राज भान सलगा याद कर लिया तो। बात समझ में आ रही है? आ रही होगी, क्योंकि क्या पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो वर्ग एक टेट एमए करके बैठे हो, सबको आ रहा है। अनुष्टुप देख लेते हैं भाई, अनुष्टुप क्या है? अब हमारा आधार पूर्ण हो गया, हमारा आधार ठोस हो गया। जिसका ठोस नहीं हुआ हो वह अपने आधार को पीछे जाकर ठोस कर ले, पीछे जाकर ठोस कर ले। तो महत्वपूर्ण वर्णिक छंद आपके समक्ष है। कौन कौन से? पहला हमारे सिलेबस में अनुष्टुप ही दिया हुआ है, तो वही आपके समक्ष लाए देता हूं कि इस छंद में, इस छंद को श्लोक भी कहते हैं। हम कहते हैं ना भाई ये श्लोक सुनाओ, वह श्लोक सुनाओ। श्लोक तो अनुष्टुप का पर्यायवाची है। यह श्लोक किस छंद में है? कैसा मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है। अरे आप कह रहे हो यह श्लोक किस छंद में है, मतलब अनुष्टुप छंद में ही होगा, क्योंकि श्लोक तो अनुष्टुप का पर्यायवाची है। आपको क्या कहना है? यह पद्य किस छंद में है? यह पद्य किस छंद में है? बात समझ में आ रही होगी, बंद तो नहीं हो गया, माइक चालू है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे आगे से? यह पद्य किस छंद में है, क्योंकि अनुष्टुप जो है वह श्लोक का पर्यायवाची है। इसके अनेक भेद हैं, परंतु जिसका अधिकतर व्यवहार होता है, हो रहा है, उसका लक्षण इस प्रकार है। कैसा है? क्या है लक्षण? मेरे साथ लक्षण दोहराइए। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरश्वम् सप्तमं दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। इस तरीके से आपको यह याद कर लेनी है। याद करना जरूरी है। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं यति सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतु, ये विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा यदि हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो। द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। आई बात समझ में? यह छंद अर्ध समवृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। पहले 4 वर्ण किसी भी मात्रा के हो सकते हैं। छठा वर्ण गुरु और 5वां लघु होता है। क्या कह रहा है श्लोक? अच्छा, मैंने श्लोक क्यों कहा? क्योंकि यह जो परिभाषा है ना, जो परिभाषा आप देख रहे हो, यह परिभाषा भी अनुष्टुप छंद में है, इसलिए मैंने इसको श्लोक कह दिया। अब मेरे ऊपर उंगली मत उठा देना सर, ये तो आपको पद कहना था। भाई वो श्लोक ही है, वो अनुष्टुप छंद ही है, इसीलिए यह मैंने श्लोक कहा। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक में छठवां अक्षर गुरु होगा, है ना। सर्वत्र लघु पंचमम, और 5वां अक्षर लघु होगा।
द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम्, मतलब सम चरणों में सातवां वर्ण ह्रस्व और विषम चरणों में गुरु होता है, मतलब समझे बात को। अभी हम पढ़ रहे थे सम और विषम चरण। सम चरण होंगे, देखिए यहां कर देता हूं, कहां गया मेरा, हाँ इधर चल रहा है, हाँ ये यहाँ पर है ना। तो क्या कहना है आपसे, हाँ समचरण होंगे दूसरा, देखो अरे यार, दूसरा और चौथा, ये कौन है, ये समचरण है। और पहला और तीसरा ये कौन सा है, ये विषम है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, समचरणों में सातवां वर्ण ह्रस्व होगा, यानी कि समचरणों में मतलब इनमें दूसरे में और चौथे में सातवां वर्ण क्या होगा, ह्रस्व होगा। और विषम चरणों में क्या होगा, गुरु होगा। विषम चरणों में कौन सा वर्ण, सातवां ही क्या होगा, गुरु होगा। आई बात समझ में। द्विचतुष्पादयोरश्वम् सप्तमं दीर्घमन्ययो, देखिए द्वि और चतुः, दूसरा और चौथा, यानी दूसरे और चौथे, मतलब ये देखिए समझिए, द्विचतुः का मतलब है दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे, पादयो मतलब पादों में, सप्तमी सप्तमी द्विवचन, पादयो मतलब पादों में, ह्रस्वम मतलब लघु होगा, ह्रस्व होगा, कौन सा सप्तमम, सातवां अक्षर, सप्तमम यानी सातवां अक्षर। दीर्घमन्ययो, और इसके जो विपरीत है, यानी कि जो विषम है, यानी कि जो तीसरा और पहला है, पहला और तीसरा जो है, अब उसमें क्या होगा, देखिए इन्होंने क्या किया है, श्लोक में महर्षि क्या करते हैं, श्लोक में पहले उन्होंने बता दिया दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होगा सातवां वर्ण, और फिर लिख दिया दीर्घमन्ययो, दीर्घम अन्ययो, और अन्य में, अन्य कौन सा है, अन्य क्या है, अन्य तो विषम है, अन्य तो विषम है। द्वि और चतुर्थ बता चुके हैं, दूसरा और चौथा बता चुके हैं, दूसरा और चौथा क्या है, सम है। इसके विपरीत क्या होगा, इससे अन्य क्या होगा, इससे अन्य विषम होगा। अब इससे अन्य विषम होगा, इसका मतलब क्या है, इससे अन्य विषम होगा, इसका मतलब क्या है, इससे अन्य विषम होगा, इसका मतलब है पहले और तीसरा, पहला और तीसरा जो है उसका सातवां अक्षर गुरु होगा, ये है इसका मतलब। आई बात समझ में, दिमाग में कुछ गया, एक बार सुनिए। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक में छठवां वर्ण गुरु होगा। सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह लघु होगा पांचवा वर्ण, सारे पादों में छठवां वर्ण गुरु होगा और पांचवा वर्ण लघु होगा। लेकिन दूसरे और चौथे पाद में द्विचतुष्पादयोरश्वम, दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्वम, क्या है ह्रस्वम, सप्तमम ह्रस्वम, मतलब सातवां वर्ण ह्रस्व होगा, और सप्तमम दीर्घम अन्ययो, और दीर्घ होगा अन्य में, अन्य मतलब पहले और तीसरे में, मतलब विषम में, विषम पादों में पहले और तीसरे में क्या होगा, अन्य क्या होगा, दीर्घ होगा, दीर्घ यानी कि गुरु होगा, क्या होगा, गुरु होगा। दीर्घ और ह्रस्व, ह्रस्व यानी लघु और दीर्घ मतलब गुरु। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, निश्चित ही आ रही होगी। क्या उदाहरण दे रहे हैं, लोकानुग्रह करतारः
प्रवर्धन्ते नरेश्वरा लोकानां संचयाश्चैव क्षयं यान्ति न संशया। पंचतंत्र से लिया गया है। अनुष्टुप छंद आपको गीता, रामायण, महाभारत आदि में देखने को बहुतायत में देखने को मिलते हैं। तो चेक करते हैं भाई। श्लोकानुग्रह कर्तारा प्रवर्धन्ते नरेश्वरा लोकानां संचयाश्चैव क्षयं यान्ति न संशया। लोकानुग्रह कर्तारा, अपन क्या करेंगे, इसको इस जो परिभाषा है, इस परिभाषा के आधार पर इसको ढालते हैं। देखिए, अब देखिए क्या है भाई। ये पहला अक्षर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, श्लोक में छठवा और पांचवा अक्षर देखेंगे, छठवा गुरु है कि नहीं। सबसे पहले छठवा देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब आप कहेंगे सर ये तो गुरु लघु आ गया। अरे गधो, क्या बताया था कि अगर संयुक्त वर्ण के बाद, संयुक्त वर्ण से पहले कोई ह्रस्व भी होगा तो भी उसे हम दो मात्राओं वाला गुरु गिनेंगे। तो देखिए यहां लिख देता हूं, करता रहा। क्या है ये है, ऊपर क्या है रा, नीचे क्या है ता, और इसमें क्या, इसका छोड़ो, ता और रा दोनों एक साथ है। इससे पहले भले ही लघु हो, इसको हम गुरु गिनेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। पहला तो हो गया। अब हमें क्या देखना है, सर्वत्र लघु पंचमम। अच्छा देखो, हा जो है, हा अनुग्रह का हा, ये तो भाई इसके बाद कोई अपने को संयुक्त भी नहीं दिख रहा। लेकिन आप कहोगे सर इससे पहले है संयुक्त, गा और रा, ग्रह, अनुग्रह, ग्रह जो है वो संयुक्त है, लेकिन वह उससे पहले है, उसके बाद होना था। आगे बाद होता तो ये गुरु माना जाता, अभी ये लघु ही है। तो भाई ये हमारा हा जो है ये लघु हो गया। ठीक है, पांचवा हो गया लघु और छठवा हो गया गुरु। और क्या है, सर्वत्र होना चाहिए ये। अब इसमें भी देखो 1 2 3 4 5, ये देखिए ना क्या है, ना लघु है। 6 क्या है, हाँ 6 को देखो, 6 में काय की मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ये स्वतः ही गुरु हो गया। लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे आप तो क्या है, संयुक्त वर्ण भी है। तो भाई संयुक्त वर्ण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उससे हमने पहले ही गुरु मान लिया। और अगर इसमें एक ही मात्रा नहीं होती तो भी ये गुरु ही होता, क्योंकि इसके बाद क्या है, संयुक्त वर्ण है। और क्या है देखिए, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम। अच्छा, सातवां वर्ण दूसरे और चौथे पाद में क्या होगा, ह्रस्व होगा। सातवां वर्ण कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब यह जो वर्ण है ना, यह वाला, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला, यह जो वर्ण है ये सातवां वर्ण है। और सातवां वर्ण देखिए, संयुक्त वर्ण जो है वो अपने से आगे वाले को दीर्घ करता है, स्वयं को दीर्घ नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उपकार कर देगा किस पर, अपने आगे वाले पर। उसको क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। और स्वयं कैसा रहेगा, लघु ही रहेगा। तो देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये क्या हो गया, लघु हो गया। अब सप्तमम दीर्घमन्ययो। अच्छा, ये तो हमने दूसरे का देख लिए, लेकिन इससे पहले वाला जो है वह तो गुरु होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए, ये रेड कर लिया है मैंने। अब देखिए, यहाँ हमने देखा था कि भाई दूसरा और चौथे में जो है वह सातवां वर्ण ह्रस्व होगा, और पहले और तीसरे में क्या होगा, विषम पादों में, पहले और तीसरे पादों में गुरु होगा। तो यहाँ देखिए, ये करतारा, ये सातवां वर्ण है, और सातवां वर्ण में बड़े की मात्रा है, ता है ना वो। अच्छा, ता है तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसकी कोई भी श्लोक आ जाए, यदि आपको यह श्लोक यह इसका कोई भी पद्य आ जाए, मान लीजिए अनुष्टुप छंद का कोई श्लोक आ जाए, या फिर अनुष्टुप छंद, बात तो एक ही है, कोई भी श्लोक आ जाए, कोई भी पद्य आ जाए, तो आप उसके
उसका जो सूत्र है, उसकी जो परिभाषा है, उस परिभाषा को याद कर कर उस पर उसको घटित करके आप ये बता सकते हो कि ये वास्तव में वह छंद है या नहीं, या फिर कोई और छंद है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप और आगे घटित करेंगे। इंद्र वज्रा छंद आपके सामने है। कौन सा छंद आपके सामने है? इंद्र वज्रा। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा उपेंद्र वज्रा प्रथमे लगौषा। अब इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें इस कक्षा को यहीं विराम देना चाहिए और इसको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, क्योंकि अभी आपको मैंने पूरा बेस तैयार कर दिया और अनुष्टुप छंद बता दिया। इसके पश्चात हम इंद्र वज्रा को देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके समक्ष ये श्लोक है, यावस्थास्यन्ति गिरयः शरितश्चामयि तले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। आप कमेंट कर कर बताएंगे ये बातें कि इसमें कौन सा छंद है। और आप यदि हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो कि संस्कृत को लेकर है, एमपी टेट वर्ग 1 को टारगेट करते हुए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा क्लासेस के ये नंबर है 9200925830। यह कोर्स मात्र आपको 1499 में प्राप्त होगा और निश्चित ही हम समय से पूर्व इस कोर्स को पूरा कर देंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। और मैं आपको ये बात की गारंटी दिलाता हूँ, जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, यदि आपने उतना कर लिया तो आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, निश्चित ही नहीं रोक सकता, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वह यूजीसी नेट के लेवल का पढ़ रहे हैं। प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं। आप मेहरा क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि यह कोर्स जो है ये आपको 499 रुपए में मिलेगा। ये हमारी संपर्क संख्या है, आप इसको डायल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इससे इस कोर्स के बारे में और भी जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप मेहरा क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इस कीमत में ये कोर्स आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। और आप ये मत समझिएगा कि यह जो नामी गिरामी प्लेटफॉर्म है उनकी तुलना में आपको किसी तरह से ये कमतर होगा। निश्चित ही संपूर्ण पाठ्यक्रम की सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। मेरे द्वारा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हम प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के पश्चात उससे संबंधित प्रश्नों को भी करेंगे, ताकि हम स्वयं की तैयारी को आंक सकें कि हम सही कर पा रहे हैं या नहीं, और निश्चित ही हम इसको कर लेंगे। आप हमसे जुड़े। नमः संस्कृताय, नमो नमः, वंदे मातरम, जय हिंद।